हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है द जीएस फाउंडर पर। और आज हम लोग उसी कड़ी में यूरोपियों के आगमन में आज हम लोग जो है कि ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ेंगे, ब्रिटेन के लोगों के बारे में पढ़ेंगे, ब्रिटेन के व्यापारियों के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को फॉर्म किया था, भारत के स्तर पे लेकर के आए थे व्यापार करने के लिए। हम लोगों ने जो है कि पुर्तगालियों के बारे में पढ़ लिया है, डचों के बारे में पढ़ लिया है। अब इसके बाद ब्रिटिश, उसके बाद डैन, उसके बाद फ्रेंच को मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगा, लेकिन आज हम लोग बेसिकली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डैन के बारे में जान लेते हैं, पढ़ लेते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी जो है कि बेहतरीन तरीके से चल रही होगी और जहाँ पे भी आप लोग होंगे अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। और कोशिश ये कीजिए कि अगर ज़रूरत ना पड़े तो बाहर आप लोग ना जाएं, क्योंकि बाहर का माहौल इस टाइम में बहुत अच्छा नहीं है। और वैक्सीन लगवाने के शुरुआत हो रही है, तो जैसे ही आपका नंबर मिले, जैसे ही आपको मतलब वैक्सीन उपलब्ध हो जाए, वैसे ही अपने आप को वैक्सीनेट करें और अपने परिवार के लोगों का ध्यान रखें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, 1599 में कुछ व्यापारियों का समूह है, कहाँ पे? ब्रिटेन में कुछ व्यापारियों का समूह है। इनका जो एक तरह से पूरा जो नाम है वह है गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज। ठीक, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज। यह कंपनी है और यह क्या करेगी, इसको भारत के स्तर पे व्यापार करने के लिए आना है। उसी क्रम में क्या होगा कि 1600 में महारानी एलिजाबेथ 15 वर्षों के लिए एक चार्टर जारी करेंगे। 15 वर्षों के एकाधिकार का एक चार्टर जारी करेंगी, यानी व्यापार करने का जो एकाधिकार दिया गया है ब्रिटेन के स्तर पे, वह इसी कंपनी को दिया गया है। ठीक, तो यही कंपनी भारत के स्तर पे ब्रिटेन से व्यापार कर सकती है। उसको 15 वर्षों के लिए एकाधिकार मिला हुआ है। किसके थ्रू? ब्रिटेन की जो महारानी है एलिजाबेथ, उनके द्वारा। अब क्या होगा कि इसी क्रम में 1608 में कौन आएगा? कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस जो है, ये जब ब्रिटेन से चलेंगे तो एक जहाज से चलेंगे, जिस जहाज का नाम होता है, ये जहाज पानी वाला जहाज होता है। ठीक, शिप होता है जिसको बोलते हैं इंग्लिश में हेक्टर नामक जहाज से मतलब भारत की ओर ये जो है कि आएंगे। और फारसी भाषा के जानकार भी हैं। कौन? जो कैप्टन हॉकिंस हैं। और ये डिसाइड किए हैं कि क्या करेंगे कि भारत के स्तर पे एक कंपनी आकर के, एक फैक्ट्री आकर के खोलेंगे। कंपनी का फॉर्मेशन तो हो चुका है, कंपनी के लिए फैक्ट्री जो है वह खोलेंगे। कौन? कैप्टन हॉकिंस डिसाइड करते हैं। इस टाइम में भारत में मुगल सल्तनत का अधिकार है।
मुग़ल सल्तनत का अधिकार है और जो बादशाह है वह है जहांगीर। अकबर की डेथ हो चुकी है, कब? अकबर की डेथ 1605 में, 1605 में अकबर की डेथ हो चुकी है और बादशाह है जहांगीर। अब जब जहांगीर से मिलने के लिए कैप्टन हॉकिंस आएगा तो उस टाइम में जहांगीर जो है कि इससे मिलते नहीं हैं का मतलब कहीं दौरे पे गए होते हैं, लेकिन जब इससे मुलाकात होगी, इसके प्रयासों से बाद जहांगीर से जब इसकी मुलाकात होगी तो ये फ़ारसी में ही जहांगीर से बात करता है, जिससे जहांगीर बहुत इम्प्रेस हो जाएंगे और उसी क्रम में क्या करेंगे, इसको इंग्लिश खान की उपाधि देंगे। इंग्लिश खान, और साथ में 400 का मनसब भी प्रदान करेंगे। मनसब एक प्रकार की व्यवस्था होती थी मुगल काल के अंतर्गत, जिसको जात और सवार में डिवाइड किया जाता था। ठीक, जात से जिसको मनसब दिया जा रहा है उसकी स्थिति का पता चलता था कि वो बादशाह के कितने करीब है या राज दरबार में, बादशाह के दरबार में उसकी हैसियत कैसी है। ठीक, सवार से एक तरह से जितनी सैनिकों की संख्या उसके अंडर आती थी। तो ये लोग हम लोग जब मुगल काल पढ़ेंगे तो इस पर मैं थोड़ा विस्तार से आप लोगों को बताऊंगा। अधिकतर इस टॉपिक में मनसब में लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे 2 या 3 चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें सबसे पहला यह है कि कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि किसने दिया था? तो किसने दिया था? जहांगीर ने दिया था। और कैप्टन हॉकिंस को 400 का मनसब किसने प्रदान किया था? तो किसने किया था? जहांगीर ने प्रदान किया था। अगर यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा की आप तैयारी में हैं तो इसमें ये भी पूछ सकता है कि कैप्टन हॉकिंस किस जहाज के, मतलब उस जहाज का क्या नाम था जिससे वह भारत आए थे? तो उस जहाज का नाम था क्या? हेक्टर। सो यह था कुछ बेसिक सा फैक्ट। अब जो है कि इनको जहांगीर जो है क्या करेंगे, फैक्ट्री खोलने की इजाज़त तो देंगे, लेकिन वो फैक्ट्री कैसी होगी? अस्थाई होती है। और पहली फैक्ट्री कहाँ पे खुलेगी? सूरत में। कहाँ पे खुलेगी? सूरत में। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ पे खोली? सूरत में। पहले कैसी होगी? अस्थाई होती है, टेम्परेरी होती है, लेकिन बाद में ये अस्थाई हो जाएगी, परमानेंट हो जाएगी। अब कैप्टन हॉकिंस के जाने के बाद जो व्यक्ति आएगा वह है कैप्टन मिडल्टन। 1611 में क्या नाम है उसका? कैप्टन मिडल्टन। कैप्टन मिडल्टन एक कब आते हैं? 1611 में। और ये भी क्या करेंगे? वही व्यापार के लिए आए तो व्यापारिक अनुमति प्राप्त करेंगे। और इन्हीं के टाइम में जो है कि ये फैक्ट्री जो होती है खोली गई सूरत की, यह कैसी हो जाएगी? अस्थाई यानी परमानेंट हो जाएगी। और किसके टाइम कौन बादशाह हैं? वो जहांगीर ही हैं। कई बार प्रश्न बनता है कि अकबर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, क्या उसकी फॉर्मेशन अकबर के टाइम में हो चुका था? ठीक है, या ब्रिटेन के लोग अकबर के टाइम में भारत में आए थे? तो उसका जवाब होगा नहीं, अकबर के टाइम में नहीं आए थे, जहांगीर के टाइम में आए थे। ठीक है, कंपनी का फॉर्मेशन तो हुआ था, लेकिन वह लोग तब आए नहीं थे भारत में। भारत में उनका प्रवेश अकबर के गुजर जाने के बाद हुआ था। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। और किसके टाइम में हुआ था? जहांगीर के टाइम में हुआ था। अब क्या होगा? इसी के साथ लगातार लोगों का आना जाना शुरू हो जाएगा। 1615 में कौन आएगा? 1615 में टॉमस रो। टॉमस
रो। वही व्यापारिक स्वार्थों से प्रेरित होकर के थॉमस रो के भी टाइम में जो ब्रिटिश लोग क्या करेंगे, अब हर जगह जो भारत के जो क्षेत्र हैं, कहाँ पे, भड़ाओ जो है सूरत में, वहाँ पे भी खोल लेंगे, मछलीपट्टनम में भी खोल लेंगे, मछलीपट्टनम, बालासोर, पटना, जहाँ जहाँ पे डच लोगों ने खोला था वहाँ पे ये लोग भी क्या करेंगे, अपना फैक्ट्री स्थापित कर लेंगे और व्यापार शुरू कर देंगे। ठीक है, इनके भी व्यापार की जो मुख्य वस्तुएं होती हैं उसमें वही चीज़, मसाले, कपड़े, यही सारी चीज़ें, सूती वस्त्र जिसको बोलते हैं, सोरा, यही सारी चीज़ों को शामिल किया जाता है। एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ये वनडे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ। फैक्चुअल चीज़ें वनडे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछता है, खासकर चाहे वही मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है कि वनडे एग्ज़ाम में चाहे यूपी पीसीएस हो, वनडे एग्ज़ाम में जो पीटी के मैं बात कर रहा हूँ, या यूपी पीसीएस का आरओ एग्ज़ाम हो, यूपी एसआई हो, तो उसमें ऐसी फैक्चुअल चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछती हैं। तो ये चीज़ों का नोट्स आप बनाते साथ में चलते रहिएगा। ठीक, तो इस प्रकार से जो बीबीओ यानी बंगाल, बिहार, उड़ीसा का जो क्षेत्र था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा का, बी फॉर बंगाल, बी फॉर बिहार, उड़ीसा। ठीक, सो ये जगहें हैं कहाँ के स्तर पे, बंगाल, बिहार, उड़ीसा के स्तर पे। वहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित की। इसी बीच क्या होगा कि फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण होगा, एक प्रकार का फोर्ट मतलब किला, और सेंट जॉर्ज उसका नाम दिया गया। और किसने किया था, फ्रांसिस डे ने। तो फ्रांसिस डे है ये व्यक्ति, फ्रांसिस डी। ठीक, अंग्रेज अधिकारी है ये, अंग्रेज अधिकारी है। और ये क्या करेगा, ठीक है, मद्रास जो है आपका, उसको पट्टे पे ले लेगा वहाँ के शासक से। ठीक, वहाँ के शासक से उसको पट्टे पे ले लेगा। ठीक है, और वहीं पे क्या करेगा, फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण करेगा। फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट मतलब किला, इसको सिटाडेल भी बोलते हैं, सिटाडेल भी बोल सकते हो। ठीक, सिटाडेल उस सेंस में यूज़ किया जाता है जो एनिशियन टाइम में बनता है। फोर्ट एक तरह से कह सकते हैं दोनों सिमिलर ही हैं, लेकिन सिटाडेल का अधिकतर प्रयोग एनिशियन इरा के जो किले होते थे उनके संदर्भ में किया जाता है। वैसे एक दूसरे के सिनोनिम्स ही हैं ये लोग, मतलब समानार्थी शब्द ही हैं। सेंट जॉर्ज का निर्माण करेगा कौन, फ्रांसिस डे। ठीक है, और आगे चल करके इसी बीच क्या होगा, आगे चल करके जो ब्रिटेन के राजकुमार हैं, ब्रिटेन के एक राजकुमार हैं, उनका नाम है चार्ल्स सेकंड। और पुर्तगाल जो है, पुर्तगाल की राजकुमारी हैं कैथरीन। ब्रिटेन के राजकुमार हैं चार्ल्स और पुर्तगाल की हैं कैथरीन। इन दोनों का विवाह होगा और पुर्तगाली क्या करेंगे, बम्बई को गिफ्ट करेंगे, किसको, चार्ल्स द्वितीय को। ठीक, कब, इस 1661 की बात है। अब बम्बई आ गया है जो राजकुमार चार्ल्स हैं उनके पास। अब ये राजकुमार चार्ल्स क्या करेंगे, बम्बई को किसको दे देंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो है कि कहेंगे एक काम करो, अब ये हमारे तरफ से तुम रखो, अपने व्यापार का जो भी जैसे हो सकता है बढ़ोतरी करो भारत के स्तर पे। तो बम्बई मिला किसको, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को,
पहले चार्ल्स को मिला था दहेज रूप में पुर्तगाल से, और फिर चार्ल्स ने क्या किया, उसको दे दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो इस प्रकार से भारत के स्तर पे क्या हुआ, जो कंपनी थी उसके क्षेत्र का और अच्छी तरीके से विस्तार हुआ। आगे चल कर के क्या होगा, बंगाल के क्षेत्रीय शासक जो हैं जिनका नाम है अजीमुन शाह, अजी मतलब अजियो नहीं, वो अजी नहीं, अजीमुन शाह हो सकता है, मे बी स्पेलिंग में मिस्टेक हो, लेकिन मैंने तो अपने हिसाब से सही लिखा है, अजीमुन शाह। अभी कौन है, बंगाल के शासक हैं, क्षेत्रीय शासक हैं, ठीक। इन्हीं को जो है कि कंपनी के मतलब कंपनी को इनकी तरफ से जो है कि बंगाल के स्तर पे 3 क्षेत्र प्राप्त होंगे। एक होगा सूतानाती, कालीकाता, और एक है गोविंदपुर, सूतानाती, कालीकाता और गोविंदपुर। अब इन्हीं तीनों को मिला करके ब्रिटिश या ब्रिटेन मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी होता है जिसका नाम होता है जॉब चारनॉक। इन्हीं 3 क्षेत्रों को मिला करके जो जॉब चारनॉक होगा वो क्या बनाएगा, कोलकाता। कलकत्ता, कोलकाता, कलकत्ता, जो भी है समझिए इसको, सूतानाती, कालीकत, गोविंदपुर। तो इस तरह से यहाँ पे याद रखिएगा कि कलकत्ता का जो एक तरह से नींव किसने डाली थी, जॉब चारनॉक ने डाली थी। और यहीं पे एक किला भी बनेगा जिसको फोर्ट विलियम के भी नाम से जाना जाएगा। कलकत्ता में एक फोर्ट बनेगा, एक किला बनेगा जिसको फोर्ट विलियम के नाम से जाना जाता है, ठीक। और चार्ल्स आयर जो हैं इसके पहले प्रेसिडेंट बनेंगे, चार्ल्स आयर। सो अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि ब्रिटेन के लोग कैसे भारत में आते हैं और कैसे व्यापार शुरू करते हैं। हम उस चीज़ को यानी ब्रिटेन कैसे भारत को अपनी गिरफ्त में लेता, कैसे भारत को अपना गुलाम बनाता, इस चीज़ को हम अभी आगे देखेंगे। अभी जो अंग्रेज लोग हैं वो भारत के स्तर पे व्यापारी रूप में, ट्रेडर के रूप में आकर ट्रेडिंग कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, ठीक है। बाकी जो चीज़ है कि वो लोग कैसे 1757 की लड़ाई कैसे जीतेंगे, कैसे बक्सर का युद्ध जीतेंगे, प्लासी का जो 1757 का युद्ध था वो जीतेंगे, कैसे कॉर्नवालिस, क्लाइव जैसे जो लोग हैं कैसे भारत को अपनी गिरफ्त में लेते हैं, इस चीज़ को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग यही देख रहे हैं कि कंपनी का फॉर्मेशन कैसे हुआ और कैसे जो है कि कंपनी भारत के स्तर पर धीरे धीरे अपनी चीज़ों को धीरे धीरे बढ़ा रही है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें अजमन शाह के साथ थी, ठीक। आगे क्या होगा, मुगल बादशाह जो हैं फर्रुखसियर, मुगल बादशाह हैं फर्रुखसियर, 1717 का टाइम चल रहा है। फर्रुखसियर, इनकी जो बेगम है उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई होती है। सारे वैद्य हकीम जो हैं आते हैं, इलाज करते हैं, लेकिन कुछ उसका मतलब फ़ायदा नहीं होता है। इसी बीच में क्या होगा कि एक अंग्रेज डॉक्टर है जिसका नाम है हैमिल्टन, ठीक, हैमिल्टन। उसको इस बात का पता चलेगा और वह इनकी बेगम का इलाज करता है, ठीक।
हैमिल्टन जो है फ़रुखसियर की बेगम का इलाज करेगा और जिससे इनकी बेगम ठीक हो जाती हैं और ये बहुत ज़्यादा किसको, फ़रुखसियर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे और बोलेंगे अंग्रेज अधिकारी से, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो अंग्रेज अधिकारी कहेगा कि व्यापार में कुछ छूट वगैरह अगर हम लोगों को मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो उसी क्रम में क्या होगा कि कुछ व्यापारिक छूट जो है कि फ़रुखसियर द्वारा इन अधिकारियों को दी जाएगी, अंग्रेजों को दी जाएगी। एक तरह से कह रही है कि पत्र टाइप का होता है, वही दिया जाता है। ठीक है, चुंगी अगर कहीं, जैसे कि कहीं आना जाना भारत के स्तर पे व्यापार अगर करने के लिए, मतलब ये लोग आते जाते थे, जैसे बिहार से इनको मध्य प्रदेश आना है या बंगाल से इनको यूपी जाना है, तो इनको बीच बीच में जितने भी क्षेत्रीय रियासतें थीं या राजा होते थे उनको चुंगी देना पड़ता था। तो ये हुआ कि इनको एक प्रपत्र दे दिया गया, जिससे ये लोग क्या हुआ कि इनको अब उन जगहों पे चुंगी नहीं देना पड़ता था। भाई ऐसा ही था कि चाहे क्षेत्रीय स्तर पे मुगल शक्ति कमज़ोर पड़ गई थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अभी भी उसका नाम था, उसी के नाम से सारी चीज़ें ऑल ओवर भारत के स्तर पे होती थी। ठीक, तो जो इनको अंग्रेज़ों को जो एक तरह से चुंगी से बचने के लिए जो पत्र दिया गया था, अंग्रेज उसका दुरुपयोग करने लगे। अब उसका ये लोग डुप्लीकेट बना करके जो अन्य देशों से व्यापारी आते थे उनको बेचने लगे। ठीक है, अब इससे क्या हुआ कि एक तरह से अराजक स्थिति, व्यापार के स्तर पे अराजक स्थिति उत्पन्न हो गई। ठीक, तो यह कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो था किससे संबंधित था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। और बाकी का जो जैसे किस स्तर से जो है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को गुलाम बनाती है, उस चीज़ को हम लोग आगे के उसमें पढ़ेंगे। अब 2-4 पॉइंट कुछ और हैं, उनको भी देख लेते हैं, जो कि किससे संबंधित हैं, डेनिश कंपनी से। ठीक, डेनिश कंपनी से। डेनिश कंपनी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, देखिए इनका ज़्यादा मतलब भारत के स्तर पे विस्तार नहीं हो पाया था। ये लोग जो है कि 1616 के आसपास में आए थे। कब? 1616 में। ठीक, और श्रीरामपुर और जो है कि साथ साथ ट्रैंकोबार जैसी जगहों पे इन्होंने अपनी फैक्ट्रियां लगाई। लेकिन ऑलरेडी 2-2, 3-3 लोग यूरोप के स्तर से आगे व्यापार कर रहे हैं। सो इन लोगों का ज़्यादा चल नहीं पाया। ये लोग अधिकतर इंडोनेशिया के साथ जो है कि व्यापार में संलग्न रहे और भारत के स्तर पे ये लोग ज़्यादा जो है कि कामयाबी इनको नहीं मिले। और अंत में क्या किए कि अपनी जितनी भी इनकी मतलब फैक्ट्रियां खोली गई थी उसको क्या किए, ये अंग्रेज़ों को बेच करके 1845 में इंडिया छोड़ देते हैं। 1845 में इंडिया छोड़ करके चले जाएंगे। सो यही था डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का छोटा सा इतिहास। तो ये कहाँ पे, पहले ट्रैंकोबार फिर श्रीरामपुर में जो है कि अपनी पहली और दूसरी फैक्ट्रियां लगाएंगे। पहले ट्रैंकोबार में, दूसरा श्रीरामपुर में। मैंने ऊपर नीचे कर दिया, फिर से लिख देना, ट्रैंकोबार। श्रीरामपुर। ठीक, सो यही डेनिश कंपनी से संबंधित कुछ तथ्य थे और यही है आज का कार्यक्रम। सो एक बार फिर से मैं थोड़ा सा आपको रिपीट कर देता हूँ। ठीक, एक ओवरव्यू दे देता हूँ। तो 1599 में कंपनी का फॉर्मेशन होता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अगर कहें, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज़। ठीक, और उसके बाद महारानी एलिजाबेथ से उसको जो है कि 15 वर्षों का एकाधिकार प्राप्त होगा। कहाँ पे? पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए। ठीक, इसके बाद क्या होगा, पूर्व के साथ व्यापार जब करना शुरू किया जाएगा तो कौन आएगा? कैप्टन हॉकिंस आएगा। तो कैप्टन हॉकिंस के समय मुगल बादशाह कौन होता है? जहांगीर होता है। तो अच्छा, कैसे आता है,
कौन? कैप्टन हॉकिंस। तो कैप्टन हॉकिंस आएगा, हेक्टर नामक जहाज से आता है। फारसी भाषा को उसको अच्छा ज्ञान होता है और जब जहांगीर से उसकी पहली मुलाकात होगी तो जहांगीर उसकी इस काबिलियत से, फारसी भाषा की बोलने की काबिलियत से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएगा और इसी के लिए उसको इंग्लिश खान की उपाधि भी देगा और 400 मनसब भी प्रदान करेगा। साथ ही एक अस्थायी फैक्ट्री खोलने का भी अधिकार दे देगा। ठीक, अगली वर्ष कौन आएगा? कैप्टन मिडिलटन आएगा। इसके टाइम में जो सूरत में फैक्ट्री खोली गई थी वह परमानेंट या एक तरह से पूरी तरह से जो है कि अस्थायी कर दी जाएगी। पहले तक वह टेम्परेरी थी। उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद आएगा आपका टॉमस रो। ठीक, मैं नोट्स अपने रखता हूँ, ठीक है, जहाँ कहीं पे भूलता हूँ तो मैं उसमें से देख लेता हूँ। टॉमस रो आएगा। टॉमस रो जो है कि इसके टाइम में क्या होगा? इसके टाइम में धीरे धीरे क्षेत्रीय स्तर पे कंपनी की बहुत सारी फैक्ट्रियाँ, बालासोर हो गया, मछलीपट्टनम हो गया, भड़ौच हो गया, पटना हो गया, ऐसी जगहों पे खुलती चली जाएंगी। ठीक, कालांतर में फिर आगे चल करके फ्रांसिस डे नामक जो है कि एक अंग्रेजी अधिकारी क्या करेगा? मद्रास को जो है कि पट्टे पे ले लेगा और वहाँ पे क्या करेगा? फोर्ट सेंट जॉर्ज का जो है कि एक सेंट जॉर्ज के नाम का एक किला बनाएगा। ठीक है, आगे चल करके अजीमुल शाह से जो है कि सूतानाती, कालीकात और गोविंदपुरी को लेकर के जाप चौरनौक कलकत्ता का एक नींव डाल देगा। ठीक है, कलकत्ता की नींव डाल देगा और वहीं पे फोर्ट विलियम नामक जो है कि एक किला भी बन जाएगा। ठीक, आगे जो है कि वही फरुखसियर से जो है कि फरुखसियर की बेगम बीमार होंगी तो विलियम हैमिल्टन जो है उनकी पत्नी का इलाज करेगा और बहुत सारे व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त करेगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि क्या ब्रिटेन के लोगों का भी भारत के साथ व्यापार शुरू हो जाता है। और आगे फिर मैंने बताया कि डेनिश लोग आए थे 1616 में और उन लोगों ने जो है कि कहाँ पे? ट्रैंकोबार में और श्रीरामपुर में जो है कि अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित की थी, लेकिन ज़्यादा सक्सेस ना होने की वजह से वो लोग जो है कि